हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो भाई नाम इसके तीन है, मतलब अगर मैं कहूं तो भाई यहां पे मैंने और लगा दिया, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शॉर्ट फॉर्म में डीयू के नाम से भी आप देख सकते हैं कई बार क्वेश्चंस में, या फिर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से यानी कि DBE के नाम से भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन IHD हाइड्रोजन ऑफ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के नाम से भी देख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग लिखते हैं IHD। ओके, फिर हम बात करेंगे केस 1 की, यानी कि मैं अभी एक काम करता हूं, हाल फिलहाल के लिए एक ही नाम से इसको प्रोनाउंस करता हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि DU। तो DU किस तरह से किसी कंपाउंड के लिए कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि आप नाम से तो समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को ही आप DU कह रहे हैं, एक तरह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब उसकी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ही है। तो केस 1 मान लीजिए, when 2D structure of compound is given। दोस्तों मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कंपाउंड का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस 2 डायमेंशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में DU कितनी है, कैलकुलेट कीजिए। उस समय पर केस 1 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है DU कैलकुलेट करने का वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप चेक करिए कि वो जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें रिंग्स है या नहीं, पाई बॉन्ड है या नहीं। तो नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये केस 1 के अकॉर्डिंग आप DU कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, केस 1 के अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, केस 2 और केस 3 के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। तो जरा हम केस 2 पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया गया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के केस में क्या फॉर्मूला होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। पहले यहां पे लिख तो दूं मैं, ठीक है। when 3D structure of compound is given, ठीक है, when 3D structure of compound is given, दोस्तों उस केस में आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। सबसे पहले आप सोचोगे 3D स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइक्लिक सिस्टम तो बन रहा ही होगा, है ना। तो मान लीजिए कि क्यूब बना दी, ये जो रूम है ये क्यूबिकल शेप का, या क्यूब बना दिया एक, तो भाई आपकी फेसेस तो आएंगी ना। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, फॉर्मूला रहेगा आपका नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। वो जो फेस टोटली मिलकर कितना बॉक्स बना रही है वो माइनस करना है। ये 3 डायमेंशनल के लिए फॉर्मूला है DU कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स। ओके, चलिए केस 3 पर चलते हैं। केस 3 क्या है, when मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो मॉलिक्यूलर नहीं भी दिया, केमिकल फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, इज गिवन। अब क्या करोगे, इज गिवन, अब क्या करोगे। ऐसे केस में DU निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, 2C प्लस 2 प्लस N माइनस H माइनस X डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आ जाता आपका, ठीक है।
अब आप सोचोगे सर कभी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया तो, फास्फोरस आ गया तो, सल्फर आ गया तो, अरे दादा अपन रख देंगे, देख लेंगे, उसके लिए अलग अलग वैरायटीज के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला दिया गया होगा क्वेश्चन में और पूछ रहे होंगे कि भैया बताइए डीयू कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो वो देखना है। एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं केस 1 का कुछ एग्जांपल लेता हूं, केस 1 के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। केस 1 के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि बेंजीन है यार, बेंजीन से आइडिया लगा लेना आप लोग। केस 1 में फॉर्मूला क्या बताया था डीयू कैलकुलेट करने का, केस 1 में मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कितनी रिंग है, एक रिंग दिखाई दे रही है। पाई बॉन्ड कितने बाबा, 3 पाई बॉन्ड है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई भाई, ठीक है। केस 2 का एग्जांपल देखते हैं, चलो केस 2 का एग्जांपल, ठीक है। एक क्यूब बना रहा हूं मैं यहां पे, भाई क्यूब में डीयू कैसे निकालते हैं बॉस, क्यूब में डीयू कैसे निकालते हैं, 3D स्ट्रक्चर है बाबा, ये बेंजीन 2D था, ये 3D है। 6 फेसेस हैं, एक बॉक्स बनाया, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स, 6 फेसेस हैं, एक बॉक्स बनाया, डीयू हो गई बेटा इसकी 5, ये हो गया भाई, डीयू निकल गई। सीधी सिंपल सी बात है भाई, है ना। एक आध कोई कंपाउंड का केस 3 में, केस 3 ले लो चलो, ठीक है। केस 3 में कोई सा एक कंपाउंड ले लेते हैं, चलो मान लो मैं कौन सा कंपाउंड ले, पिरीडीन ले लेता हूं मैं। पिरीडीन में कितने कार्बन भाई, पिरीडीन में होते हैं बेटा 5 कार्बन हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, मान लो 5 कार्बन पे 5 हाइड्रोजन, 5 कार्बन पे 5 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है, हो गया हेट्रो वाला सिस्टम। ये किसका एग्जाम्पल है, पिरीडीन का है भाई। ये एक नाइट्रोजन, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पे बेटा 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। फॉर्मूला क्या था रे अपने डीयू निकालने का, फॉर्मूला क्या था, 2C प्लस 2 प्लस एन माइनस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। चलो फॉर्मूला रखते हैं। कार्बन कितने हैं, 5, 2 इंटू 5 हो गया, ये खेल खत्म, प्लस 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 1, सॉरी अब माइनस करना है, मैंने प्लस लगा दिया, सॉरी, ठीक है। माइनस करना है, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन 5, हेलोजन है क्या, एक भी नहीं है, माइनस 0 कर दो, खत्म खेल, डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा डीयू है आपका। इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केस 1 केस 2 केस 3 के लिए 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला के केस में आप कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है, सोचना है और आंसर देना है। ओके गाइस, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी आपका कवर होता है। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्री वैलेंस कंपाउंड के बारे में, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि फ्री वैलेंसी होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक कार्बन एटम है, ठीक है। कार्बन की हम लोग जानते हैं कि 4 वैलेंसी हैं। जस्ट सपोज, जस्ट इमेजिन, ठीक है, चारों वैलेंसीज ऑक्यूपाइड है बाय एनी ग्रुप और एनी एटम, तो उसे मैं फ्री वैलेंस तो नहीं कहूँगा। जब तक मैं किसी ग्रुप को एलिमिनेट नहीं कर देता, किसी एटम या किसी स्पीशीज को एलिमिनेट नहीं कर देता उस कार्बन से, तब तक उस कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं हो सकती। ओके और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि कार्बन की कैटेनेशन पावर बहुत ही बढ़िया होती है। कार्बन अदर 4 कार्बन से कनेक्ट हो सकता है, फिर वो कार्बन आगे चल के रिस्पेक्टिवली अदर 4 कार्बन से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड में होता है। तो उसी के बेसिस पर जरा मैं फ्री वैलेंसी को और क्लासिफाइड कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन कि मैं सबसे पहले बात करूंगा एल्केन की कैटेगरी की, ठीक है। मेरे पास है एल्केन, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n
+2। ठीक है, यहां पर मैं कोई सा एक एग्जांपल ले लेता हूं एल्केन का। मान लो कि मैंने मीथेन ले लिया CH4। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं कि यहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी फुली ऑक्यूपाइड है बाय दी हाइड्रोजन एटम्स। मुझे इसमें से एक वैलेंसी फ्री करनी है, या 2 करनी है, या 3 करनी है, तो वो कैसे करेंगे? एलिमिनेट करेंगे हम स्पीशीज को। तो एल्केन से मान लीजिए कि मैंने एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, उस सिचुएशन में हम एल्केन के नाम में लास्ट में 1-2 लेटर्स ऐड करते हैं, वो होता है YL, यानी कि एल्केन जो है वो आगे चलकर एल्काइल बन जाता है। ठीक है, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं एल्केनाइल बन गया। ठीक है, एल्काइल तो जनरली हम तीनों सेगमेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, एल्कीन भी आ जाता है, एल्काइन भी आ जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया है। ठीक है, नाम में YL जोड़ना चाहता हूं, तो एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया है तो डेफिनेटली फॉर्मूले में भी चेंजेस आएंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला क्या लिख दूंगा भाई, यहाँ पर CnH2n+2 -1। हाइड्रोजन के लिए मैंने -1 लगा दिया। ठीक है, अब ये पहले इसका नाम अभी क्या है? इसका नाम है अभी मीथेन। हम लोगों ने क्या किया भाई, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, YL हम लोग लगाना चाहते हैं। तो अब कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रिमेनिंग रह गए? 3 हाइड्रोजन। एक वैलेंसी उसने फ्री कर दी अपनी। अब इस फ्री वैलेंसी पर कोई दूसरा ग्रुप, कोई स्पीशीज, कुछ भी आकर जुड़ सकता है, जिससे क्या होगा? चेन में इंक्रीमेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीमेंट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर क्रिएट होते चले जाएंगे। तो अगर मैं मीथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने एलिमिनेट किया है, ठीक है, और नाम में YL लगाना चाहता हूं, मीथेन बिकम्स मिथाइल। ठीक है, आप मिथाइल किसके बेसिस पर? इस एल्काइल के बेसिस पर मिथाइल लिख दिया। अगर मैं एल्केनाइल के बेसिस पर लिखना चाहूं तो भी सही लिख रहा हूं। ठीक है, मीथेनाइल नाम लिख दिया मैंने इसका, ये भी सही है यार, ये भी सही है, कॉमन सेंस वाली बात है वो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फ्री वैलेंसी कंपाउंड जनरेट कर रहा हूं एक तरीके से। अब वही चीज में अगर मैं एल्कीन में करूं तो कैसे करूंगा भाई? हमें पता है एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। मैं एक आध फॉर्मूला एग्जांपल लिख लेता हूं, H2C डबल बॉन्ड CH2। क्या लिखा है मैंने? ये इथीन लिखा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है भाई? मैंने कहा कि मुझे फ्री वैलेंसी कंपाउंड जनरेट करना है। मैंने हाइड्रोजन को किया एलिमिनेट। कितने हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा हूं मैं? एक हाइड्रोजन। अपन ने सीधा नाम में YL जोड़ दिया। YL जोड़ेंगे नाम में, तो सबसे पहले सोचो कि एल्कीन का क्या बना होगा? एल्कीनाइल बना होगा। इस फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन चला गया तो कैसे लिखेंगे? CnH2n, ये -1 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, एक हाइड्रोजन मुझे एलिमिनेट करना है, तो किसी भी एक टर्मिनल से कर लेता हूं। मान लो कि ये तुम्हारा टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 1 वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है और टर्मिनल 2 कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। किसी भी एक टर्मिनल से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो। मैं टर्मिनल 2 से कर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां कार्बन से एक हो गई फ्री वैलेंसी। अब यहां कोई सी भी स्पीशीज, ग्रुप या कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब इसका नाम क्या है? इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनाइल। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एल्कीन को कन्वर्ट किया किसमें? एल्कीनाइल में। अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं एल्काइल की। थर्ड कैटेगरी क्या है? एल्काइन। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम है इथाइन। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है फ्री वैलेंसी जनरेट करने के लिए, और नाम में क्या जोड़ना है लास्ट में? YL। तो एल्काइन क्या बन जाएगा आगे चल के?
एल्काइनाइल, ठीक है, एल्काइन बन गया एल्काइनाइल। अब इसके फॉर्मूले में -1 और लिख दूंगा मैं यहाँ पे, CnH2n -2 -1, यानी कि एक तरह से ये क्या बन गया, CnH2n -3, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहां से मैंने अगर ये मेरा अगर टर्मिनल 1 है और टर्मिनल 2 ये रहा, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, किसी भी एक टर्मिनल से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे, ये अपनी फ्री वैलेंसी जनरेट हो गई। अब इस फ्री वैलेंसी पर कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप या दूसरी स्पीशीज या कुछ भी जुड़ सकता है और एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं हम लोग। अभी इनिशियली जब हम लोगों ने हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं किया था, इस कंपाउंड का नाम था इथाइन। जैसे ही हम लोगों ने एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, फ्री वैलेंसी जनरेट की, तो अब ये जो एल्काइन की कैटेगरी है एल्काइनाइल बन गई है, तो इसका नाम था इथाइन, तो अब ये इथाइनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इथाइनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्री वैलेंसी कंपाउंड को जनरेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। वो जो कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जनरली फ्री वैलेंसी ग्रुप्स ही होते हैं। फ्री वैलेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे प्रीवियसली चलूं तो जो फ्री वैलेंसी कंपाउंड है दे एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स, दे एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। जितने भी फ्री वैलेंस कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करते हैं, या फिर इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जनरली फ्री वैलेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहां पर मैंने कुछ कंपाउंड लिस्ट आउट किए हुए हैं, जैसे कि पहला है आइसोप्रोपाइल। ये वो कंपाउंड्स हैं जिन्हें IUPAC नोमेनक्लेचर के दौरान हम कंपाउंड्स में देख सकते हैं। इनके अलावा कुछ और सब्स्टिट्यूएंट देखने को नहीं मिलेगा कभी भी किसी भी टाइप के इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो नीट हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ सिलेक्टेड कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, इस तरह से। सबसे पहले आइसोप्रोपाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या होता है? आइसो का मतलब ये है कि 2 डिग्री कार्बन एटम से आपने फ्री वैलेंसी निकाली होगी, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल कुछ इस तरीके का होता है, CH3 CH, ये कार्बन से फ्री वैलेंसी, ठीक है, ये CH3, ये है आपका आइसोप्रोपाइल, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री के कार्बन एटम से मैंने फ्री वैलेंसी निकाली हुई है। अब यहां पर आकर कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी स्पीशीज, हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल की। भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 2 डिग्री के कार्बन से कहीं ना कहीं फ्री वैलेंसी रही होगी, और ब्यूट का मतलब होता है बेटा 4 कार्बन, तो बना लो 4 कार्बन, 1 2 3, और ये इस तरीके से ये फ्री वैलेंसी मैंने निकाल दी। अब ये कार्बन भी जो है 2 डिग्री का है, 2 डिग्री के कार्बन से फ्री वैलेंसी निकली हुई है, दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। यहां पर भी कुछ भी ग्रुप जुड़ सकता है। फिर हम बात करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल की। भैया टर्शरी ब्यूटाइल कैसा? कार्बन तो टोटल 4 रहेंगे, लेकिन जिस कार्बन से फ्री वैलेंसी है वो 3 डिग्री का होगा, यानी कि मैं सबसे पहले वो कार्बन ड्रॉ कर लेता हूं जो 3 डिग्री का है, ठीक है। फिर ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, 4 कार्बन की वजह से इसे मैं ब्यूट कह रहा हूं। फ्री वैलेंसी की वजह से लास्ट में YL लिखा जा रहा है, ठीक है। टर्शरी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिस कार्बन से फ्री वैलेंसी है वो 3 डिग्री का है आपका। अब यहां पर आपका कुछ भी जुड़ सकता है, कोई सा भी ग्रुप आकर जुड़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट को एज अ फ्री वैलेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिनका आगे चल के यूज होगा नोमेनक्लेचर सिस्टम के टाइम पर। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक कंपाउंड में ब्रांच के तौर पर ये सारे ग्रुप्स या ये सब्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 2-4 और है, वो भी देख लेते हैं। फिर हम बात करते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या कहता है? आइसो का मतलब है कि 2 डिग्री के कार्बन से फ्री वैलेंसी रही होगी,
और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि अब मान लीजिए कि ये वो कार्बन है जो कि 2 डिग्री का है, ठीक है, और इससे है फ्री वैलेंसी, ठीक है, इससे है फ्री वैलेंसी। अब यहां पर ये एक और कार्बन है और यहां पर इस तरीके से कार्बन लगा हुआ है, तो आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, सोचो जरा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आइसोब्यूटा 1 2 3 4 कार्बन है आपके, ठीक है। अब यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो भाई ये 2 डिग्री का ही कहलाएगा अभी, ठीक है। दिस इज योर आइसोब्यूटाइल। समझ में आ रही मेरी बात? ये है आपका आइसोब्यूटाइल। यहां पर भी आपका आके कुछ ना कुछ जुड़ सकता है। ये 2 डिग्री का कब बनेगा? जब यहां पर आकर कोई जुड़ जाएगा। हाल फिलहाल जो देखने को आपको मिल रहा है, ये इसको मैं इस वक्त 1 डिग्री का डिक्लेयर कर देता हूं कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं जुड़ा है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसको अभी 1 डिग्री लिख दो, ठीक है। पिछले में चलते हैं, तो अपन ने अभी हर एक कार्बन के हिसाब से लिखा था। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा दिख रहा है इसलिए इसको 2 डिग्री कह दिया। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा दिख रहा है इसलिए इसको 2 डिग्री कह दिया। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा दिख रहा है इसलिए इसको 3 डिग्री कह दिया, ठीक है। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा दिख रहा है इसलिए मैंने इसको 1 डिग्री कह दिया। अब हम बात करते हैं न्यू पेंटाइल की। तो भाई न्यू पेंटाइल क्या है? तुम्हारे पास इस तरीके का कोई सिस्टम है, ठीक है। एक 4 डिग्री का कार्बन एटम है तुम्हारे पास, एक 4 डिग्री का कार्बन एटम है तुम्हारे पास, ठीक है। अब उस 4 डिग्री के कार्बन एटम के एडजेसेंट कार्बन एटम से एक फ्री वैलेंसी निकल रही है। अब ये कार्बन एटम तुम्हारा हाल फिलहाल 1 डिग्री का है, क्योंकि वो अगर वहां पर क्वेश्चन मार्क इमेजिन करोगे तो वहां कुछ भी नहीं जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन जुड़ा है किससे? तुम्हारे 4 डिग्री के कार्बन एटम से, ये 1 डिग्री का हो गया। तो ये जो कंपाउंड है जनरली क्या कहला रहा है? तुम्हारा नियोपेंटाइल कहला रहा है। अब अगर हर एक के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मैं तुमको हर एक का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आइसोप्रोपाइल के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं। आइसोप्रोपाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके का होगा, वाई शेप का होगा, ये लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाई शेप हो गई। यहां पर देखिए इसका अगर मैं आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाऊं, किसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्री वैलेंसी दिखा दी मैंने, ये आपकी फ्री वैलेंसी, इसको इमेजिन कर लो, यहां फ्री वैलेंसी इमेजिन कर लो, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का। फिर आप आइसोब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आइसोब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। ये आइसोब्यूटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। फिर अगर नियोपेंटाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना है तो नियोपेंटाइल का आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं, ठीक है। दिस इज योर नियोपेंटाइल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये वो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं को जनरली आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर के टाइम पर। इसके अलावा और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स को। ये वो हैं जिनकी जरूरत हमें इस चैप्टर के दौरान पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। ओके गाइस, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां पर। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट है, ठीक है। अब वो नोट पॉइंट क्या है, जरा सोचिए कि हम लोगों ने किस तरह से फ्री वैलेंस कंपाउंड को एनालाइज किया। हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम किसी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देंगे, उसकी वैलेंसी फ्री कर देंगे, तो वो सिस्टम एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। अब आपका वो सिस्टम एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा आपका, ठीक है। अब यहां पे 2 रिलेशनशिप्स हैं जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। कि पहला कि फ्री वैलेंस कंपाउंड एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स जो है फ्री वैलेंस कंपाउंड्स के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। हालांकि मैं यहां लिखूंगा नहीं उस पॉइंट को, ओरली आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्री वैलेंस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, और लिखवाने से पहले हम उसे समझेंगे कि वो एक्चुअल में क्या है। आप खुद सोचिए कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं। हाइड्रोकार्बन 3 कैटेगरी उसमें होती हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, है ना। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं।
भाई मैं अगर यहां पे लिख लेता हूं कि यहां पर मेरे पास अवेलेबल है एल्केन, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि भाई मेरे पास है एल्कीन, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास अवेलेबल है एल्काइन। आप लोगों ने एक चीज कॉमनली देखी कि इन तीनों में ये एल्क वाला पार्ट तो कॉमन जा रहा है भाई, ये तो कॉमन है, कॉमन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये एल्क क्या है। ये एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सिलेक्टेड पेरेंट चेन या साइकिल, पीसीसी शॉर्ट में कह रहा हूं, पेरेंट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन साइकिल। ये एल्क की वैल्यू क्या है कि आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर के दौरान जब पेरेंट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन साइकिल सेलेक्ट की थी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे वो दिखाएगा एल्क। तो फिर एन क्या दिखाता है? एन क्या दिखाता है? एन आपको यह बताता है कि आपने जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, आपने जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की है वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड्स ही दिखाई देंगे, ठीक है। ईन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ईन भाई, ईन का मतलब यह है कि जब आपने पेरेंट कार्बन चेन या कार्बन साइकिल सेलेक्ट की थी तो वो जो है वो अनसैचुरेटेड है, और उसके अनसैचुरेटेड होने का रीजन क्या है कि उसमें आपको सिग्मा और पाई दोनों टाइप के बॉन्ड्स दिखाई देंगे, मतलब कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एल्काइन की। तो भाई एल्काइन में ये आयन क्या है, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि कंपाउंड जो है वो आपका अनसैचुरेटेड है, लेकिन इस बार अनसैचुरेटेड होने का रीजन ये है कि इसमें पाई सिग्मा पाई की एक सैंडविच लेयर है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आपको वहां पे दिखाई देता है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग एल्केन एल्कीन अल्काइन का यही है, इसी तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता हूं कि अगर मैं आपको एल्क की नंबर दिखाई दूं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से कैसे देखेंगे। मान लो कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ एक ही है, एक कार्बन आपको दिखाई दिया, आपने जो पेरेंट कार्बन चेन या कार्बन साइकिल, जो भी साइकिल तो एक कार्बन की बनेगी नहीं, ठीक है, चेन भी एक कार्बन की नहीं बनेगी, लेकिन उस कंपाउंड में एक ही कार्बन है, तो उसके बेसिस पर एल्क की वैल्यू, अगर एक कार्बन है तो एल्क की वैल्यू क्या होगी भाई? सीधी सिंपल सी बात है, मैथ्स आपने डिसाइड की, आपने डिसाइड नहीं की, मतलब ऐसा रूल है यूपीएससी का। अगर दो कार्बन आपको दिखाई देते हैं कंपाउंड में तो आपका एल्क की वैल्यू हो जाएगी ईथ। तीन कार्बन पर आपको एल्क की वैल्यू नजर आएगी प्रॉप, ठीक है। चार कार्बन एटम्स पर आपको एल्क की वैल्यू नजर आएगी ब्यूट, ठीक है। पांच कार्बन एटम्स पर आपको एल्क की वैल्यू नजर आएगी पेंट, ठीक है। 6 कार्बन एटम पर आपको एल्क की वैल्यू नजर आएगी क्या? हेक्स, ठीक है। 7 कार्बन एटम पर आपको एल्क की वैल्यू नजर आएगी हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन एटम पर एल्क की वैल्यू ऑक्ट, ठीक है। 9 कार्बन एटम पर एल्क की वैल्यू नॉन, ठीक है। इसी तरीके से तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसी के बेसिस पर आपकी एल्क की वैल्यू डिसाइड की जा रही है, ठीक है। ये सब याद रखना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसी के बेसिस पर। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 10 कार्बन एटम है तो 10 के बेसिस पर क्या कहेंगे आप एल्क को? डेक, ठीक है। अगर 11 कार्बन एटम की चेन है तो आप उसको क्या कहेंगे? अनडेक, ठीक है। फिर
अगर 12 कार्बन एटम्स की चेन है तो आप इसको क्या कहेंगे, डूडेक, ठीक है। एंड सो ऑन चलते चले जाओ, सो ऑन चलते चले जाओ, ऐसे बहुत है भाई। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 12 कार्बन से ज्यादा, मतलब 12 कार्बन अगर पेरेंट चेन में बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया तो नाम तो बहुत सारे हैं, 100 तक भी चले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं जाना इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में। हमारे लिए तो 10 ही बहुत है, हम 11-12 भी फालतू लिख रहे हैं। 13 तक भी जाओ, 20 तक भी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो 20 कार्बन तक चले गए, 20 कार्बन को क्या कहेंगे, आइकॉस। मान के चलो कि 20 कार्बन का कोई कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, 20 कार्बन का कोई कंपाउंड है आपके पास। अब आप इसको क्या कहोगे, एल्क की वैल्यू क्या लिखोगे, इसके लिए आइकॉस लिखोगे, ये। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर आप एल्क की वैल्यू डिसाइड करते हो, ठीक है। और किससे रिलेट करोगे, ये जो नोट पॉइंट, ये जो समराइज किया है मैंने पूरे हाइड्रोकार्बन को, एल्केन, अल्कीन, अल्कीन, ये क्या है, तो यहां पर एल्क की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, एक कार्बन के बेसिस पर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से, ठीक है ना गाइस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। ये प्रायोरिटी ऑर्डर किस लिए लिखवाते हैं हम, ये जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हो उस समय पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कंपाउंड के परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ये वो आइडेंटिफिकेशन है जब नाम से पहले आप एक स्टडी कर रहे होते हैं, ये बेसिक स्टडी है उस कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट का, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, और वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप्स को हायर प्रायोरिटी देते हैं, फिर प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड्स को, और फिर प्रायोरिटी दी जाती है सब्स्टिट्यूएंट्स को। यानी कि एक तरीके से ये FMS ऑर्डर है। अब आपको ये FMS ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि क्या है। सबसे पहले हमेशा फंक्शनल ग्रुप आएगा, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर को भी मैं लिखवाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मैं फ्री वैलेंसी के साथ लिखवा रहा हूं, कहीं ना कहीं तो चिपकेंगे ना, तो ये फ्री वैलेंसी का सिग्नेचर मान लिया करो, मैं ऐसे ही बनाता हूं फ्री वैलेंसी। सबसे पहले आएगा आपका COOH, उसके बाद आता है आपका सल्फोनिक एसिड SO3H, उसके बाद आता है आपका क्या बेटा, एस्टर COOR, ठीक है। उसके बाद आता है क्या आपका एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, देन C, देन डबल बॉन्ड O, ये फ्री वैलेंसी। यहाँ लेफ्ट और राइट साइड फ्री वैलेंसी होती है। ये है एनहाइड्राइड, ठीक है, ये एस्टर है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एनहाइड्राइड के जस्ट बाद फिर आता है आपका एसिल हैलाइड C डबल बॉन्ड O X। एसिल हैलाइड के बाद आता है आपका अमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अमाइड के जस्ट बाद आता है बेटा आपका साइनाइड CN। साइनाइड के जस्ट बाद आपकी प्रायोरिटी आती है आइसोसाइनाइड के लिए NC। आइसोसाइनाइड के बाद आपका प्रायोरिटी दिया जाता है एल्डिहाइड को CHO। उसके बाद आपका प्रायोरिटी आता है कीटोन वाले ग्रुप से लेके C डबल बॉन्ड O। इसमें लेफ्ट और राइट साइड फ्री वैलेंसी है, ठीक है। कीटोन के बाद आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आता है आपका एल्कोहल का OH। इसमें एक और आता है थायो एल्कोहल, ठीक है, थायो एल्कोहल, तो उसको भी मैं यही लिख देता हूं OH, ठीक है। फिर आता है आपका SH थायो एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, अमाइन NH2, ठीक है। अमाइन की 3 कैटेगरी होती है, वो मैं उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है, जब इसको पढ़ाऊंगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर अमाइन तक क्या मैंने कवर किया है, आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब प्रायोरिटी आती है किसके, मल्टीपल बॉन्ड की। अब प्रायोरिटी आती है किसके, मल्टीपल बॉन्ड की। तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से।
डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, फिर यहां पर कवर होता है, इन दोनों के साथ कवर होता है आपका मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, क्या कवर होता है? मल्टीपल बॉन्ड। अब हम कवर करेंगे क्या? आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले देखिएगा कि आपको क्या दिखाया जाता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट में जस्ट अ मिनट, सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले कवर होता है आपका एल्काइल ग्रुप, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं आर। आर का मतलब ही होता है एल्काइल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन के बाद आप किसे प्रायोरिटी देते हैं? यहीं पर लगा देता हूं, ग्रेटर देन का जगह ही नहीं है, यहीं लगा देता हूं। ठीक है, हेलोजन के बाद आप प्रायोरिटी किसे देते हैं? यहां पे NO2 ग्रुप को देते हैं, NO2। इसके बाद आप प्रायोरिटी देते हैं किसके? एल्कॉक्सी ग्रुप, यानी कि OR जिसे आप लिखते हैं। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, एल्कॉक्सी ग्रुप को आप प्रायोरिटी देते हैं, OR, एल्कॉक्सी। ठीक है, ये एल्काइल से लेकर एल्कॉक्सी तक मैंने कवर किया है आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस, एडवांस और नीट जैसे एग्जाम की। ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि आप लोग बहुत सारी रेफरेंस बुक का यूज करते होंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा मैंने देखा है अलग अलग किताबों में, अलग अलग ऑथर्स की बुक में, यहां पर एक दिक्कत वाली बात यह है कि एस्टर जो है और ये एनहाइड्राइड जो है, कुछ कुछ किताबों में इनकी पोजीशन क्या है कि एस्टर की जगह पर एनहाइड्राइड लिखा होता है, एनहाइड्राइड की जगह पर एस्टर लिखा होता है। ऐसा मैंने देखा है कई किताबों में। जैसे इस वक्त जो मैंने एक ऑर्डर लिखवाया है, मैं किताब का नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस ऑथर है, बुरा मान जाएंगे वो। ठीक है, उनकी किताब में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए एफएमएस ऑर्डर जैसा मैंने लिखा है। फिर किसी एक और दूसरे ऑथर की किताब में मैंने देखा कि एस्टर को लिखते हैं वो एनहाइड्राइड की जगह पर और एनहाइड्राइड को लिखते हैं वो एस्टर की जगह पर। ठीक है, तो भाई ये जो एफएमएस ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया है, थोड़ा लॉजिकली सोचो। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, थोड़े वीक पे गए, थोड़े और वीक पे गए, वीकनेस पे चले गए। ठीक है, एसिड कैरेक्टर से बेसिक कैरेक्टर की तरफ हम लोग देख लें इनके। चलो एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में भी बात बाद में कर लेते हैं। जरा एनहाइड्राइड और जरा यहां देखो। ठीक है, एस्टर की तरफ आप खुद सोचो कि अगर मैं इनकी बेसिसिटी, एसिडिटी या pKa की वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, सब कुछ जो एसिडिटी और बेसिसिटी की बेसिस पर ही डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही लिखा गया है कि एस्टर और एनहाइड्राइड इसी सीक्वेंस में होंगे? जरा सोचिए, 2 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं। तो मेरी बात अच्छे से सुनिएगा भाई। मैं तो सीधा सीधा ये मानता हूं, एनहाइड्राइड जो होता है मेरा, वो कब बनता है? एनहाइड्राइड सोचो ये है क्या बहन? ये है क्या? एनहाइड्राइड कैसे बना होगा भाई? अरे वाटर के मॉलिक्यूल निकाले गए होंगे भाई से, लेस एसिडिक है भाई, हाँ क्या हायर एसिडिक? सोचो जरा, इधर एस्टर को जरा इमेजिन करो। मैं आपको इसमें एक चीज भी बताता हूं, ये जो ऑर्डर इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये गलत है। IUPAC तक इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर चुका है। सही ऑर्डर अब मैं आपको बताऊंगा। हमें एनहाइड्राइड पहले रखना होगा, हमें एनहाइड्राइड पहले रखना होगा। C डबल बॉन्ड O, O, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये, और फिर आता है आपका एस्टर। ये है यूनिवर्सल IUPAC ऑर्डर ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। आपको ऐसा ही याद रखना है। हालांकि अभी आपको इन सबके नाम याद नहीं होंगे, इनिशियल स्टेज है आपकी लर्निंग की, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। वैसे भी मैं बताऊंगा डीप में यार, जब मैं इनका नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है, ये एसिल एलाइड है,
अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइल, हैलाइड, नाइट्रो, ठीक है, देन एल्कोक्सी। ये आपको याद रखना है एज इट इज, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पर नोमेनक्लेचर सिस्टम, चाहे वो नोमेनक्लेचर सिस्टम फ्री वैलेंसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, चाहे विथआउट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो, या फिर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो। आपको IUPAC रूल्स के हिसाब से परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं नोमेनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, आगे प्रोसीड करेंगे हम अब।